हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन योर स्टडीज़। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो ऑलरेडी हमारे इंस्टा चैनल में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चैनल नेम अंडर फोकस ऑन ब्लू। इस वीडियो के साथ हम अपना एजुकेशनल चैनल यूट्यूब पे स्टार्ट करने वाले हैं एंड हम लोग बहुत सारे सब्जेक्ट्स को कवर करते हुए चलेंगे जो डिफरेंट एग्जाम्स में आते हैं, जैसे एफकेट, सीडीएस, एनडीए। सो विद दिस वीडियो वी विल स्टार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी 9th साइंस सीरीज़। हर वीडियो में एक चैप्टर को एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे और हर चैप्टर के लास्ट में पॉसिबल एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज भी डालेंगे ताकि चैप्टर अच्छे से समझ में आए। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द 9th साइंस चैप्टर फर्स्ट, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। सो फर्स्ट हेडिंग है हमारे पास फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फर्स्ट पॉइंट इज एनी मैटर इज मेड अप ऑफ द पार्टिकल्स। कोई भी मैटर होता है, पहले बात तो मैटर होता क्या है। मैटर जितनी भी चीज़ें हम अपने सराउंडिंग्स में देखते हैं, चाहे वो स्टोन्स हो या कोई भी वाटर हो, एयर हो, हर चीज़ जो है वो एक मैटर है। तो सेकंड है कि कंटिन्यूस होता है या पार्टिकुलेट होता है। पार्टिकुलेट मतलब क्या होता है कि कोई भी जो मैटर है जब वो अलग अलग पार्टिकल से मिल करके बना होता है। जैसे कि कोई रूम है तो वो छोटी छोटी ईंटों से मिलकर के बना होता है, तो ऐसी एक छोटी छोटी यूनिट्स होती है जिन्हें पार्टिकल्स बोलते हैं, तो वो मिलाकर के एक मैटर बनाती हैं। जबकि कंटिन्यूस हम किसे बोलेंगे कि जो पूरी एक शीट होती है वो किसी छोटी चीज़ों से मिलकर के नहीं बनी है, वो कंटिन्यूस है, तो उसे हम कंटिन्यूस बोलेंगे। तो मैटर जो है वो कंटिन्यूस हुआ या पार्टिकुलेट है। पार्टिकल हैव स्पेस बिटवीन देम। कोई भी पार्टिकल्स जो होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। जैसे लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा स्पेस होगा, गैस से कम, और फिर उसके बाद सॉलिड में सबसे कम होता है। तो जैसे कि इस तरीके से ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में स्पेस है। तो अगर आप पानी में नमक को डिसॉल्व कर रहे हो तो ये जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में स्पेस है, तो जब कोई जो सॉल्ट होगा वो इनके बीच में यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। इसी को हम लोग डिफ्यूजन भी बोलते हैं कि इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। अभी क्या होता है कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये हमेशा कंटिन्यूसली मूविंग होते हैं, मतलब ये ऐसा नहीं होता कि एक ही जगह पर हैं, ये हमेशा मूव करते रहते हैं, एक दूसरे से टकराते रहते हैं। तो जब ये मूवमेंट है यहाँ पर तो ऑब्वियसली एनर्जी भी होगी, इसी को काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो जब हम टेम्परेचर देते हैं किसी भी मैटर को, चाहे वो लिक्विड हो, सॉलिड हो या गैस हो, तो जैसे ही इंक्रीज होता है टेम्परेचर में ये लोग ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो और ज़्यादा एनर्जी पजेस करते हैं और ज़्यादा जल्दी मूव करते हैं। तो जिससे क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो भी इनकी पंच तत्व जो होते हैं वो 5 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं। ये पंच तत्व होते क्या है? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। तो जो अर्ली इंडियन फिलोसोफर थे उन्होंने इसी से बताया था कि जो भी कोई भी नॉन लिविंग या कोई भी लिविंग चीज़ है वो इन्हीं 5 चीज़ों से मिलकर बनी होती है। So next point is कि particles of matter attract each other, they have force acting between them। तो जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, जैसे सॉलिड का हम एग्जांपल लेते हैं, तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होंगे वो काफ़ी पास पास होते हैं क्योंकि उनके बीच में अट्रैक्शन जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, तो वो एक दूसरे को होल्ड करके रखते हैं टाइटली, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो। तो इनके बीच में सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन होगा तो वो बहुत ज़्यादा, मतलब एक तरीके से सॉलिड होते हैं ना, इसीलिए। फिर उसके बाद जो लिक्विड होता है उनमें थोड़ा ज़्यादा स्पेस होता है, तो वो उनका जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो कम होता है। तो काइनेटिक एनर्जी भी इसी तरीके से चलती है कि सॉलिड्स में सबसे लो होती है और फिर उसके बाद इस तरीके से यहाँ पर बढ़ती चली जाती है, लिक्विड में फिर थोड़ी ज़्यादा होती है और गैस में सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि इनके बीच में जो स्पेस होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है, बट लेकिन अट्रैक्शन फोर्स जो होता है वो बहुत कम होता है। स्टेट ऑफ मैटर्स कितने होते हैं टोटली? वैसे तो 5 होते हैं, बट लेकिन हम लोग जो डिटेल में पढ़ेंगे वो इन 3 के बारे में पढ़ेंगे, सॉलिड, गैस और लिक्विड। बाकी जो 2 हैं उनको हम लोग लास्ट में एक बार देखेंगे। तो फर्स्ट है सॉलिड स्टेट। दे आर रिजिड, टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। अब आप लोग को ऑलरेडी पता है कि सॉलिड होते क्या है। कोई भी एक स्टोन को ले लो, कोई आइस क्यूब को लो, तो उसके ऊपर जब हम लोग प्रेशर डालते हैं तो वो अपनी शेप मेंटेन करके रखता है। क्यों? क्योंकि उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा है। सेकेंड थिंग क्या है कि फिक्स शेप एंड फिक्स्ड मॉलिक्यूल। अब आपने किसी भी सॉलिड को देखा है तो उसका शेप जो होता है वो फिक्स होता है, अगेंस्ट द सेम रीजन। फिक्स्ड वॉल्यूम होता है उनका। उसके बाद हाई डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है कि मतलब एक पर्टिकुलर स्पेस में कितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स अरेंज्ड हैं। तो ऑब्वियसली अगर उनके बीच में स्पेस कम है तो उनकी डेंसिटी भी सबसे ज़्यादा हाई होगी। दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, जैसे कि गैसेस को कंप्रेस्ड कर लिया जाता है क्योंकि उनके बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा होता है।
नेक्स्ट पॉइंट इज इंट्रा पर्टिकुलर स्पेस इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। तो वो तो ऑलरेडी हमें पता है कि जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉलिड के, उनके बीच में जो इंट्रा पार्टिकुलेट स्पेस होता है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, मतलब मुश्किल ही कोई होता है। उसके बाद फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम पार्टिकल्स इज वेरी स्ट्रांग, ये हम लोग ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। उसके बाद है नेक्स्ट स्टेट ऑफ मैटर इज लिक्विड स्टेट। फर्स्ट पॉइंट इज नो फिक्स्ड शेप बट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। तो जो लिक्विड्स होते हैं उनका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता। आपने ऑलरेडी देखा होगा जितने भी लिक्विड्स होते हैं उसको आप किसी भी शेप में मोल्ड कर सकते हो। आप उसे ग्लास में डालो तो वो उसका शेप ले लेगा, बट लेकिन उनका वॉल्यूम फिक्स होता है, मतलब उनका जो मॉलिक्यूल्स हैं सब कुछ है वो ऑलरेडी फिक्स्ड है, बट लेकिन आप उसको किसी भी चीज़ का शेप दे सकते हो। सेकेंड इज दे फ्लो एंड चेंज शेप, नॉट रिजिड, क्योंकि इन्हीं को क्या बोलते हैं, फ्लूइड्स बोलते हैं। तो फ्लूइड्स इन्हीं को बोलते हैं जो कि अपना शेप और फ्लो जो होता है वो चेंज कर सकते हैं, वो रिजिड नहीं होते सॉलिड्स की तरह। सॉलिड लिक्विड गैस कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स। अब डिफ्यूज मतलब क्या होता है, आपने ऑलरेडी इससे पहले पढ़ा कि उनका इंटरमिक्सिंग हो जाती है। जब दो मैटर्स के जो डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के अंदर इंटरमिक्स हो जाते हैं, तो जो लिक्विड होते हैं उसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों चीज़ क्या हो सकती है, डिफ्यूज हो सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेट ऑफ डिफ्यूजन ये एक बार आ भी चुका है। रेट ऑफ डिफ्यूजन किसमें, इसका सीक्वेंस क्या है, किसमें सबसे ज़्यादा होता है, किसमें कम होता है। सॉलिड में सबसे कम होता है, क्योंकि सॉलिड में आप ऐसा नहीं कर सकते ना कि आप उसमें ज़्यादा चीज़ों को मिक्स कर सको। उसके बाद लिक्विड एंड गैसेस। सो द नेक्स्ट स्टेट ऑफ मैटर इज गैसियस स्टेट। फर्स्ट पॉइंट इज इट इज़ हाईली कंप्रेसिबल। हाईली कंप्रेसिबल मतलब क्या समझ रहे हो? हाईली कंप्रेसिबल मतलब कि गैस के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला जाता है और लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस को भी हम छोटे कंटेनर में कंप्रेस करके रख सकते हैं। इसके एग्जांपल्स आपके सराउंडिंग्स में ही बहुत सारे हैं, जैसे कि आपके घर में एलपीजी सिलेंडर्स यूज़ होते होंगे। फिर उसके बाद आपको पता है हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन सप्लाई के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स यूज़ होते हैं। फिर उसके बाद सीएनजी जो होता है एज अ फ्यूल आजकल यूज़ होता है व्हीकल्स में। ये सब जो होता है वो आपके इस गैस के जो ये कैरेक्टरिस्टिक है उसी की वजह से होता है। मतलब लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस भी एक छोटे से कंटेनर में फिक्स करके रख दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि फोर्स एक्टिंग बिटवीन पार्टिकल्स इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। ये तो आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है कि इनके बीच में ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, तो फोर्स तो हो ही नहीं सकता यहाँ पर ज़्यादा। उसके बाद एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर ड्यू टू हाई काइनेटिक एनर्जी। अब ये इतने दूर दूर हैं तो ऑब्वियसली इनके बीच में फोर्स नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी भी इनकी हाई होगी, क्योंकि ये कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, एक दूसरे से टकरा रहे हैं बहुत ज़ोर ज़ोर से। तो अब एक दूसरे से टकरा रहे हैं तो कंटेनर की वॉल पे भी तो टकराएंगे ना। अब वो जो टकरा रहे हैं बार बार तो प्रेशर भी डाल रहे हैं उसके ऊपर, है ना। उसके बाद लास्ट है आपका हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स इन लार्ज स्पेस बिटवीन देम कॉज देम टू डिफ्यूज वेरी फास्ट इनटू अदर गैसेज। अब क्योंकि इनके बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा है और पार्टिकल्स की स्पीड भी बहुत ज़्यादा है, तो इजीली जो दूसरा कोई भी मैटर है उसके पार्टिकल्स इजीली इनके अंदर क्या हो जाते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, कि सॉलिड जो होता है क्या वो लिक्विड में चेंज हो सकता है, फिर क्या लिक्विड जो है वो आपका गैस में चेंज हो सकता है, और ये सब एक दूसरे के साथ कन्वर्टेबल हैं या नहीं हैं। तो बिल्कुल है कन्वर्टेबल। होता क्या है कि जो सॉलिड होता है उसको हम लोग ज़्यादा टेम्परेचर उसका बढ़ाते हैं, और जैसे ही इंक्रीज़ होता है टेम्परेचर तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज़ होगी पार्टिकल्स की। अब क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी तो जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्पीड से मूव करने लगते हैं, और बहुत ज़्यादा स्पीड से मूव करते हैं तो जो हीट जो हमने टेम्परेचर से दिया है उसकी जो एनर्जी सप्लाई हो रही है वो आपकी क्या करती है, फाइनली ओवरकम कर देती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स है उसको ओवरकम करती है, तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी फिक्स्ड पोजिशन को लीव कर देते हैं और बहुत और ज़्यादा फ्रीली क्या करने लगते हैं, मूव करने लगते हैं। तो अब बहुत ज़्यादा फ्रीली मूव करने लगेंगे तो वो तो सॉलिड का कैरेक्टरिस्टिक है नहीं, तो वो फाइनली क्या हो जाता है, एक ऐसी स्टेज आ जाती है कि जो सॉलिड होता है वो लिक्विड में मेल्ट हो जाता है। तो यही जो टेम्परेचर होता है ना, जिस टेम्परेचर पे एक सॉलिड जो होता है वो लिक्विड में मेल्ट हो जाता है किसी गिवन एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग मेल्टिंग पॉइंट भी बोलते हैं। और मेल्टिंग पॉइंट एक आइस का होता है 273.16 केल्विन। अभी देखो आप एक चीज़ से ये समझ सकते हो कि अगर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में वो बहुत ज़्यादा मतलब वीक होगा अगर, तो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो जल्दी आ जाएगा, क्योंकि थोड़े से टेम्परेचर देने पे उसके जो पार्टिकल्स होंगे उनके बीच का बॉन्ड टूट जाएगा, है ना। बट लेकिन अगर उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रांग है, अब वो स्ट्रांग है तो क्या होगा, वो स्ट्रांग है तो उनके बीच में जो वो होगा
मेल्टिंग पॉइंट जो होगा मतलब उनका वो लेट रीच होगा। उसके बाद आता है फ्यूजन। फ्यूजन क्या होता है? सिंपल चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड फ्यूजन। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि टेम्परेचर जो होता है ना वो हमेशा सेम रहता है ड्यूरिंग द फ्यूजन। मतलब हीट एनर्जी जो होती है ना, बीच की जो डिफरेंस आना चाहिए था वो एक्चुअल में आपका उसका स्टेट चेंज करने में ऑब्जॉर्ब हो जाता है। तो टेम्परेचर जो होता है वो सॉलिड का भी और लिक्विड का भी जब वो दोनों चेंज होते हैं फ्यूजन के बाद, वो टेम्परेचर हमेशा सेम रहता है। तो लेटेंट हीट जो है वो इसी से रिलेटेड है। लेटेंट मीन्स हिडन। तो जो हिडन हीट है जो ऑब्जॉर्ब हो जाती है विदाउट शोइंग एनी चेंज इन द टेम्परेचर, इट गेट्स हिडन इनटू द कंटेंट्स ऑफ द बीकर। मतलब जिस बीकर में फ्यूजन ने टेक प्लेस किया है उसी के कंटेंट्स में क्या हो जाती है? वो हिडन हो जाती है हीट। सो नेक्स्ट पॉइंट इज amount of heat energy that is required to change 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as the latent heat of fusion। मतलब कि जो हीट एनर्जी हम लोग को रिक्वायर होती है कि हम लोग 1 kg जो सॉलिड है उसको लिक्विड में चेंज कर सकें एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, मतलब जब उसका मेल्टिंग पॉइंट रीच हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे हम? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलेंगे। अभी इतने सबसे आपको इस बात समझ में आई होगी कि इवन दो जो स्टेट्स हैं मैटर के उनका टेम्परेचर भले सेम हो बट लेकिन उनकी एनर्जी जो होती है वो ज़रूरी नहीं है कि सेम होगी। तो इसी से ये नेक्स्ट पॉइंट है कि पार्टिकल्स जो हैं वाटर के 0 डिग्री सेल्सियस पे उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर्स टू द पार्टिकल्स इन द आइस एट द सेम टेम्परेचर, राइट। हालांकि दोनों का टेम्परेचर सेम है बट एनर्जी किस में ज़्यादा है? पार्टिकल्स को के वाटर में, मतलब वाटर के पार्टिकल्स में ज़्यादा है। अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ऑन इंक्रीजिंग मोर टेम्परेचर लिक्विड चेंजेस इनटू गैस। अब जैसे कि हमने टेम्परेचर दिया सॉलिड को, वो लिक्विड में चेंज हो गया, वैसे लिक्विड को और टेम्परेचर देंगे तो फिर उसका काइनेटिक एनर्जी और ज़्यादा होगा और फिर उसके जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं वो और ज़्यादा फ्रीली मूव करेंगे, उनके बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं रह जाएगा और वो किस में चेंज हो जाएंगे? फाइनली गैस में चेंज हो जाएंगे। तो वो टेम्परेचर जहाँ पर कि लिक्विड जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बॉईल करना शुरू कर जाएं उसको हम लोग बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। और ये एक बल्क फिनोमिना है। बल्क फिनोमिना मतलब बहुत सारा एक साथ होता है, ऐसा नहीं कि कुछ ही मॉलिक्यूल्स आप बॉईल कर सकते हैं, ऐसा कुछ है ना। मतलब ये एक बल्क फिनोमिना है, बल्क में होता है। उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब जो आपका नॉर्मल वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो आपका 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये कन्वर्टेबल यूनिट्स आपको मैंने ब्रैकेट में लिख करके दिए हैं कि 373 केल्विन जो होता है आपका उसको हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस की इक्वल बोल सकते हैं। और ये आता कैसे है? क्योंकि आप 100 में क्या ऐड करते हो? 273 ऐड करते हो, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू द 273 डिग्री केल्विन। नेक्स्ट पॉइंट इज पार्टिकल इन स्टीम वाटर वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस, है ना। मतलब जब आपने लिक्विड को बहुत ज़्यादा हीट किया तो वो गैस में चेंज हो गया, यानी कि स्टीम में चेंज हो गया, है ना। हैव मोर एनर्जी देन द वाटर एट द सेम टेम्परेचर बिकॉज ऑफ द लेटेंट हीट दे अब्जॉर्ब ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट, है ना। अब देखो ये बात मैंने आपको इससे अभी पहले वाले में भी समझाई थी कि जो आपका पार्टिकल्स है स्टीम के उनके अंदर ज़्यादा एनर्जी होती है एज कम्पेयर्स टू द वाटर। तो अब क्योंकि उनकी लेटेंट हीट जो है आपकी वो अब्जॉर्ब हो गई है ना ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट, तो यही सेम रीजन भी है। ये इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि ये रीज़न है आपका इंजरीज कॉज्ड बाय स्टीम आर मोर फैटल देन बॉइलिंग वाटर। मतलब बॉइलिंग वाटर से जो इंजरीज होती हैं वो उससे ज़्यादा फैटल होती हैं वो इंजरीज जो कि स्टीम से होती हैं, क्योंकि उनमें स्टीम में क्या होती है? ज़्यादा एनर्जी होती है उसके मॉलिक्यूल्स में। अभी नेक्स्ट क्या है? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन मतलब क्या होता है कि जब सॉलिड जो होता है वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है, बीच में लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता है, सीधा सॉलिड जो होता है वो गैस में कन्वर्ट हो जाए तो उसको सब्लिमेशन बोलते हैं। अब इसका एग्जांपल्स क्या है? जैसे कि आपका होता है अमोनियम क्लोराइड, फिर उसके बाद आपका नेफ्थलीन बॉल्स आप घर में यूज़ करते होंगे, कपड़ों में यूज़ करते हैं उसे, तो वो सॉलिड बॉल्स होती हैं बट कुछ टाइम बाद वो गायब हो जाती हैं क्योंकि वो गैसेस में चेंज हो जाती हैं। ये वाइस वर्सा है, अगर गैस आपका डायरेक्टली सॉलिड में चेंज हो जाता है तो भी उसे सब्लिमेशन ही बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेस। अभी होता क्या है आपका, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कंप्रेस्ड कर दी जाती हैं गैसेस,
तो गैस जो है माना वो इतने इतने दूर हैं, उसके पार्टिकल्स इतने इतने दूर हैं। अब उसमें उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला जाता है और टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दिया जाता है। तो उससे क्या होता है, उससे जो ये होते हैं ये बहुत ज़्यादा इसके पार्टिकल्स को बहुत ज़्यादा करीब लेके आया जाता है। तो इसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो और ज़्यादा करीब आ जाते हैं इस तरीके से। सॉलिड तो नहीं बनाए जा सकते बट लेकिन ये इतने ज़्यादा करीब आ जाते हैं कि ये किस में चेंज हो जाते हैं, लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसी को ड्राई आइस भी बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है बहुत क्योंकि ये एक PYQ भी है। सॉलिड CO2 गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैस ऑन डिक्रीज ऑफ प्रेशर टू 1 एटमोसफेयर। तो जो आपका सॉलिड CO2 होती है ना वो आपकी किस में चेंज हो जाती है, डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाती है अगर आप उसका प्रेशर को 1 एटमोसफेयर तक कम कर दो। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये शो कर रहा है आपको इंटर कन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, कि लिक्विड जो होता है जब वो गैस में चेंज होता है तो उसको क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन बोलते हैं। फिर उसके बाद गैस जो होगा जब वो सॉलिड में चेंज होगा तो अभी हम लोगों ने जस्ट लास्ट टाइम पढ़ा था सब्लिमेशन बोलेंगे। फिर उसके बाद सॉलिड जो होगा वो लिक्विड में चेंज होगा तो फ्यूजन बोलेंगे, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है। उसके बाद और क्या है, लिक्विड जो है जब वो सॉलिड में चेंज होगा तो उसे सॉलिडिफिकेशन बोलेंगे। फिर उसके बाद आपका जो सॉलिड है वो गैस में चेंज होगा तो सब्लिमेशन बोलेंगे। और गैस जो है जब लिक्विड में चेंज होगा तो उसे कंडेंसेशन बोलेंगे। ये इजी है अगर आप इनके एग्जाम्पल्स के जरिए इसको समझ जाएं। जैसे लिक्विड को आप बॉईल करते हो तो वो वेपर बन जाता है तो वेपराइजेशन हो गया, है ना। फिर उसके बाद सब्लिमेशन तो मैंने बता दिया था आपको कि ये तो वाइस वर्सा हो जाएगा, चाहे सॉलिड गैस में हो चाहे गैस सॉलिड में हो, उसको सब्लिमेशन ही बोलेंगे। उसके बाद कंडेंसेशन का एग्जाम्पल क्या है, कंडेंसेशन का एग्जांपल आप नॉर्मल ले सकते हो कि जो वाटर वेपर हो जाती हैं वो किस में चेंज हो जाती हैं। आपकी ठंडियों के टाइम पे आपने देखा होगा कि कार के शीशे वगैरह उसमें क्या हो जाती है, आपको सुबह सुबह वाटर की बूंदें दिखाई देती हैं, तो वो कंडेंसेशन से होता है क्योंकि जो वाटर वेपर होती है आपकी वो गर्म होती है और ठंडे के उसमें आकर के वो एनर्जी अपनी लूज़ कर देती हैं, तो वो किस में चेंज जाती हैं, लिक्विड में चेंज जाती है। उससे वो एक कंडेंसेशन का एग्जाम्पल है। इसके बाद आता है एवेपोरेशन। एवेपोरेशन होता क्या है, ये एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें कि जो लिक्विड होता है वो किस में चेंज जाता है, आपका वेपर में चेंज जाता है एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, इट्स कॉल्ड द एवेपोरेशन। अब देखो जब बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा तो फिर वो तो बॉइलिंग हो जाएगी ना, ठीक है। बट लेकिन जब बॉइलिंग से नीचे किसी भी टेम्परेचर पे अगर लिक्विड जो होता है वो वेपर में चेंज हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, एवेपोरेशन बोलते हैं। ये एक सरफेस फिनोमिना है। सरफेस फिनोमिना मतलब ये सरफेस में होता है अकर। तो इसमें इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 1-2 बार आ चुका है डिफेंस एग्जाम्स में कि रेट ऑफ इवेपोरेशन जो होता है वो किसके साथ इंक्रीज होता है और किसके साथ डिक्रीज होता है। तो इसको एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट है आपका एन इंक्रीज ऑफ द सरफेस एरिया। अब हम लोग पत्ते को मान लेते हैं एक लीफ है, ठीक है, तो उसका सरफेस एरिया जितना ज़्यादा बड़ा होगा इवेपोरेशन भी उतना ज़्यादा होगा, है ना, क्योंकि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना ज़्यादा उसको टाइम मिलेगा, उतना ज़्यादा उसको एरिया मिलेगा एवेपोरेशन के लिए। अब उसके बाद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। अब ऑब्वियस बात है कि आप टेम्परेचर को जितना ज़्यादा इंक्रीज करोगे लिक्विड जो होगा वो वेपर में चेंज होगा उतना ज़्यादा। उसके बाद डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, ये इंपॉर्टेंट है कि डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी जो होती है वो एवेपोरेशन के रेट को क्या करती है, इंक्रीज करती है। क्यों, ह्यूमिडिटी मतलब क्या होता है, ह्यूमिडिटी मतलब ऑलरेडी मॉइस्चर है एयर में, तो जब एयर में उसके आसपास ऑलरेडी मॉइस्चर है तो फिर तो एवेपोरेशन का रेट कम ही होगा ना, क्योंकि एवेपोरेशन भी तो क्या कर रहा है, वही सेम चीज़ करने वाला है। इसलिए जब जो आसपास की एयर है वो ड्राई है तो एवेपोरेशन और ज़्यादा क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, यानी कि ह्यूमिडिटी को डिक्रीज करोगे तो एवेपोरेशन इंक्रीज होगा। उसके बाद एन इंक्रीज इन विंड स्पीड। अब विंड स्पीड से क्या रिलेशन है इसका, विंड स्पीड से रिलेशन ये है कि जब विंड चलती है बहुत ज़ोर से तो जितनी स्पीड से विंड चलेगी वो उसके आसपास के मॉइस्चर को क्या कर देगी, वहाँ से हटा देगी, तो मॉइस्चर को हटा देगी वहाँ से, तो एवेपोरेशन अपने आप क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है एवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। क्योंकि क्या होता है, जो पार्टिकल्स हैं जिनसे एवेपोरेशन हुआ है तो उन्होंने तो अपनी एनर्जी जो है वो लॉस कर दी है, तो उस एनर्जी को रिगेन करने के लिए वो क्या करते हैं, इन्वायरमेंट में जो उनके सराउंडिंग है वहाँ से हीट को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। जैसे कि एसीटोन हो गया आपका, तो एसीटोन को आप अपने पाम पे रखते हो, एसीटोन को आप नेल पॉलिश रिमूवर में भी देखते हो, तो उसको जैसे ही अपने पाम पे रखते हो तो आपका पाम जो होता है वो बहुत ज़्यादा ठंडा फील करने लगता है। सेम रीज़न है इसके पीछे। उसके बाद कभी कभी आपके घरों में भी कभी कभार होता होगा या गाँव में सबसे ज़्यादा होता है कि
जब भी बहुत ज़्यादा गर्मी वाला दिन होता है ना, तो शाम को लोग क्या करते हैं कि पानी छिड़क देते हैं अपने घर के आसपास और रूफ पे, ताकि क्या हो जाए, ठंडा हो रात को। तो उसके पीछे भी सेम रीज़न आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, कॉटन इज़ गुड अब्जॉर्बर ऑफ द वाटर एंड अब्जॉर्ब द स्वेट एंड एक्सपोज इट टू द एटमोसफेयर फॉर इजी एवेपोरेशन। तो आपको पता है कि गर्मियों के टाइम पे हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं और वो अच्छा होता है कपड़े पहनना कॉटन के। क्यों? सेम रीज़न, क्योंकि जो कॉटन होता है वो ईजिली हमारे स्वेट को क्या करता है, अब्जॉर्ब करता है स्वेट को, और फिर इन्वायरमेंट में उसको क्या कर देता है, एक्सपोज कर देता है। तो ईजी एवेपोरेशन हो जाता है। और फिर आपको पता है एवेपोरेशन होगा तो फिर क्या होगा, कूलिंग भी होगी। तो समर्स के टाइम पे कॉटन के कपड़े पहनना इसीलिए ज़रूरी होता है। अच्छा, अभी ये इंपॉर्टेंट है कि वाटर ड्रॉपलेट्स जो होती हैं आउटर सरफेस पे ग्लास के, जिसमें कि आइस कोल्ड वाटर हो, तो वो कहाँ से आती हैं? वो ऐसे इसीलिए आती हैं क्योंकि जो वाटर वेपर होता है एयर में, मतलब उसके उस ग्लास के आसपास जो वाटर वेपर तो होगा ना एयर में, तो वो क्या होता है आपका, वो उस ठंडे ग्लास के कांटेक्ट में आता है। तो वाटर वेपर मतलब क्या हुआ? वाटर वेपर मतलब उसमें हीट तो ज़्यादा रही होगी ना वो उस कोल्ड वाटर से, तो उसकी जो हीट होती है वो उसी के कांटेक्ट में आने से एकदम उसकी हीट जो होती है वो लॉस करता है, अपनी एनर्जी को लॉस कर देता है। अपनी एनर्जी को लॉस करेगा तो वो ऑब्वियसली किस में कन्वर्ट हो जाएगी, गैस। वो गैस जो है यानी कि वाटर वेपर जो है वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। तो वो जो लिक्विड वाटर जो आप ड्रॉपलेट्स देखते हो ग्लास के आउटर सरफेस पे, वो एक्चुअली क्या है, उसके आसपास की वाटर वेपर है जो कि लिक्विडिफाई हो चुकी है। अच्छा, अभी हम लोगों ने 3 स्टेट्स जो हैं मैटर की वो तो पढ़ ली। अभी 2 और होती हैं अदर स्टेट्स। उसमें से 4th स्टेट है प्लाज्मा। ये एक ऐसी स्टेट है मैटर की जो कि सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल्स इसमें होते हैं और सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स होते हैं। ये स्पेलिंग गलत है, सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स होते हैं। और ये इन द फॉर्म ऑफ आयनाइज्ड गैसेज होती हैं। मतलब हमने पढ़ा सॉलिड लिक्विड गैस, अब वो गैस जो कि आयनाइज्ड है, बहुत ही ज़्यादा उसके सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स हैं, है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। अभी फ्लोरेसेंट ट्यूब्स होती हैं। अब फ्लोरेसेंट ट्यूब्स के अंदर हीलियम फिल होती है। ये आपका स्टेटमेंट जो है, ये वाला पॉइंट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बार पूछा जा चुका है कि फ्लोरेसेंट ट्यूब्स में कौन सी गैस फिल होती है, हीलियम गैस फिल्ड होती है। नियॉन साइंस बल्ब्स जो होते हैं उनमें नियॉन गैस फिल्ड होती है। और इन दोनों के ही अंदर क्या होता है, प्लाज्मा कंटेंड होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्लाज्मा ग्लोज विद डिफरेंट कलर डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द गैस। अभी जो गैस है, प्लाज्मा जो है, वो जो जिस तरीके की गैस उसका नेचर है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस कलर से ग्लो करेगा प्लाज्मा। पॉइंट है, द सन एंड द स्टार्स ग्लोज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द प्लाज्मा इन देम। अभी सन और स्टार्स हैं क्या, बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर है वहाँ पे। अब इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर है तो मतलब इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर है कि उसने अलग स्टेट ही बना दी है मैटर की। और जो प्लाज्मा होता है वो इसीलिए बनता है ना क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, इसीलिए तो वो यहाँ पर इतने ज़्यादा प्रेजेंट नहीं है। वो सिर्फ सन्स एंड स्टार्स में प्रेजेंट है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे क्रिएट होता है। तो जो हमारी 5th स्टेट है मैटर की, वो भी क्या है, वो जस्ट इसका एग्जैक्ट अपोजिट है। वो बहुत ही ज़्यादा लो टेम्परेचर पे क्रिएट होती है। और ये है हमारी 5th स्टेट। 5th स्टेट क्या है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये 5th स्टेट ऑफ मैटर है, इसको BEC शॉर्ट में बोलेंगे। इज फॉर्म्ड बाय कूलिंग अ गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी अबाउट 100,000th द डेंसिटी ऑफ द नॉर्मल एयर टू सुपर लो टेम्परेचर्स। तो मतलब अभी हमने 4th पढ़ा था वो क्या, वेरी हाई टेम्परेचर, और ये क्या है, एक्सट्रीमली लो डेंसिटी और एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे ये जो मैटर ये जो स्टेट ऑफ मैटर है ये फॉर्म होती है। सो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अब 4 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर डाले हुए हैं MCQs, इसमें से 3 तो PYQ ही हैं, 1st, 3rd एंड 4th। ये तीनों PYQs हैं और बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चंस हैं ये, तो इन सब के आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में दोगे। और आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और मैं अच्छे से आपको ये समझा पाई। मेरा फर्स्ट वीडियो था तो मे बी आई वॉज अ लिटिल नर्वस एंड आई ऑल्सो डिड सम प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक्स एंड सम राइटिंग मिस्टेक्स टू, so sorry for that, but I hope you all have understood the chapter. So thank you so much for being with me till the end of the video. We will bring you next chapter soon and we will complete this series. So thank you and support us guys.